योगः कर्मसु कौशलम्। Myself, Dr. K.P. Damur, Assistant Professor from Department of Education, Saurashtra University, Rajkot, गुजरात। मित्रों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और शिक्षा भवन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स ऑन क्वालिटी इन हायर एजुकेशन में सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता। मुझे इस कोर्स में आपके साथ चर्चा करने एवं अपने विचार साझा करने का अवसर देने हेतु इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर अमृत भाई भरवाड़ सर का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता। इस कोर्स में मुझे जो विषय दिया गया है उसका शीर्षक है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा में समता अथवा निष्पक्षता और समावेशन। इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु सर्वप्रथम हमें स्वतंत्रता पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था से परिचित होना जरूरी है। इसके लिए हम अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री मुकुल कानितकर जी का एक छोटा वीडियो लेक्चर सुनेंगे। तो प्रस्तुत है मुकुल जी का वीडियो लेक्चर, कृपया सभी ध्यान से सुने। 1823 में भारत का सर्वेक्षण हुआ था, मैकॉले के आने से पहले। 1835 में ब्रिटिश व्यवस्था भारत में लागू होती है, 1823 में सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण का कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की थी कि स्थानीय विद्यालयों के लिए, पाठशालाओं के लिए हम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अनुदान देंगे। भारत के अनादिकाल से चले आ रहे शिक्षा इतिहास में पहली बार सरकारी अनुदान की बात हुई थी। गुरुकुलों में सरकार का पैसा नहीं लेते थे, ग्रांट की बात नहीं होती थी। वहां तो दान कर सकता था राजा, अनुदान नहीं दे सकता था, क्योंकि अनुदान के साथ में शर्तें आती है, कंडीशंस आती है। दान दे दो और बाकी आचार्य तय करेगा कि उस पैसे का कैसे व्यय करना है। राजा को यह अधिकार था। पहली बार सरकारीकरण हुआ शिक्षा 1835 में। लेकिन उससे पहले जब मैकॉले उनका लीगल एडवाइजर था, मैकॉले कोई शिक्षाविद नहीं था, मैकॉले वकील था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पूछा, ये 1 लाख रुपए की घोषणा तो कर दी, बांटेंगे कैसे? तो मैकॉले ने उल्टा प्रश्न पूछा, कोई भी वकील पूछेगा कितने विद्यालयों में बांटना है, तो बोले पता नहीं। तो बोले पहले पता करो। पता करने के लिए 1819 से लेकर 1823 तक पटवारियों के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से 7 लाख गांवों का सर्वेक्षण होता है। और भारत के 7 लाख गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलता जिसमें शिक्षा की व्यवस्था ना। और केवल संस्कृत पाठशाला, वेद पाठशाला नहीं, उच्च और सर्जरी सिखाने वाले, मेटलर्जी सिखाने वाले विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान 1823 में केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसमें पूरा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आगरा तक का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरा का पूरा पाकिस्तान, लगभग आधे से अधिक, पंजाब वाला छोड़ करके, ऊपर वाला छोड़ करके, अफगानिस्तान का कुछ भाग, ये जिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था उसमें 1,13,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान थे। ये विलियम एडम ने लिखा है, थॉमस मुनरो ने लिखा है, मेरे जैसे किसी प्रचारक ने नहीं लिखा। अंग्रेजों की लेखनी से लिखी हुई बात है कि भारत की साक्षरता 1823 में 100%, हर जाति के हर बालक बालिका के लिए शिक्षा की व्यवस्था भारत में। मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण किया थॉमस मुनरो ने, 100% साक्षरता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी विलियम एडम 98%, 98% साक्षरता। पंजाब प्रोविंस, उत्तर भारत का हिस्सा था, पंजाब और पाकिस्तान और बिल्कुल अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा, तिब्बत तक का, हिमालय का हिस्सा, उस समय 93%, 93% विलियम लिटनर ने सर्वेक्षण किया। और विलियम बेल ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया, वहां भी 98%, ऑन एन एवरेज 96% लिटरेसी थी 1823 में। और 1947 में जब अंग्रेज इस देश को लूट करके गए, तब हमारी साक्षरता की प्रतिशत थी 12%।
12% साक्षरता से 70 साल में हम 78% तक पहुंचा पाए हैं। आज 78% लोगों को साक्षर कर पाए। मित्रों, तो इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हमने जाना कि स्वतंत्रता से पहले यानी आजादी के 125 वर्ष पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। हम कह सकते हैं कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था एक उच्च प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में मौजूद थी। भारत के सभी प्रांतों में यानी सभी क्षेत्रों में लगभग औसत 96% साक्षरता दर थी तथा उच्च शिक्षा के भी अनेक संस्थाएं कार्यरत थी। तब भारत में समाज आधारित शिक्षा व्यवस्था थी और शायद इसी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता होगा। अब हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान की रचना की गई, जिसमें शिक्षा के बारे में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसको हम अब जानेंगे। तो मूल भारतीय संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि राज्य सरकारें हैं उस समय शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए अनुदान देंगे, यह प्रावधान किया गया था। प्रारंभ में शिक्षा प्रांतीय या राज्य सूची में थी। हमारे देश के संविधान में जो सूचियां है उसमें शिक्षा की जिम्मेदारी उस समय राज्य सरकार को दी गई थी, परंतु आजादी के 29 साल बाद भी राज्य सरकारें जिस तरह से शिक्षा का विकास करना था, जिस तरह से शिक्षा का विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। फलस्वरूप 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि करंट लिस्ट में शामिल किया गया और तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि 1976 के संविधान संशोधन में राज्य सरकार की जवाबदारी को साझा किया गया और केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के लिए अनुदान देंगे। यह जवाबदारी संविधान के द्वारा निर्धारित की गई। वर्ष 2002 में 86 संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। मित्रों, मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते होंगे। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसे सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। और शिक्षा को 2002 के 86 संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार दिया गया और भारत में जन्मने वाले भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके फलस्वरूप एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया, जिसको हम राइट टू एजुकेशन RTE के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा के सार्वत्रिकरण संबंधित योजनाएं। जब 2002 में 86 संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और उसी वर्ष मौलिक अधिकार बनने की वजह से प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण किया गया।
और इस सार्वत्रिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA नामक योजना हमारे देश में 2002 से शुरू की गई और इसके अंतर्गत सभी बच्चों का पंजीकरण स्कूल में अनिवार्य किया गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2009 में RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक योजना शुरू की गई। यह योजना माध्यमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए बनाई गई थी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करके आने वाले बच्चों को सबको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो और इसी उम्दा उद्देश्य के साथ में RMSA योजना चालू की गई। इसी को भी आगे बढ़ाया गया है, उच्च शिक्षा में लागू किया गया है, परंतु उच्च शिक्षा में सिर्फ एक्सेस पर ही नहीं पर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी बात की गई है और इस योजना को अक्टूबर 2013 में रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से शुरू की गई है, जिससे हम सभी उच्च शिक्षा में काम करने वाले अच्छी तरह से परिचित हैं। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा। हमने पहले देखा वो एक सामान्य शिक्षा थी जिसमें प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का समावेश होता था। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा, भारत में प्राचीन ऋषियों ने भारतीय संस्कृति को उच्चतम ज्ञान और पूर्णता प्राप्त करने के लिए संरक्षित किया था, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्रेम, एकता और सद्भाव व्यक्त करने वाली शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को बनाना और विकसित करना था। आज भी हम हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुणगान गाते हैं और उसका हम गौरव लेते हैं। प्राचीन इतिहास कहता है कि भारत ने आधुनिक विश्वविद्यालय प्रक्रिया के साथ उच्च शिक्षा की अच्छी प्रणाली विकसित करी थी। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे अनेक दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित थे, जिसमें पढ़ने के लिए देश देशांतर से, विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पे आते थे। ऐसी हमारी प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा थी। परंतु कालांतर में हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अनेक लोगों ने, अनेक संप्रदायों ने आक्रमण किया और परिणाम हम जानते हैं। तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों के दौर में उच्च शिक्षा के अधिकांश विश्वविख्यात विश्वविद्यालय दृश्य से गायब हो गए और मुस्लिमों ने उच्च शिक्षा के अपने संस्थानों की स्थापना की, जिन्हें मदरसे के रूप में जाना जाता था। दुर्भाग्य से ये परंपराएं जीवित नहीं रही और आधुनिक उच्च शैक्षणिक संस्थान ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किए गए, जिसमें हम सभी लोगों ने आज शिक्षा प्राप्त करी है। क्योंकि प्राचीन जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे, जो विश्वविख्यात केंद्र थे, उनको बाहर से आए आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया और अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उच्च शिक्षा की, उसके उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने का श्रेय ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिशों को जाता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा की वर्तमान प्रणाली वर्ष 1823 के माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की रिपोर्ट से शुरू होती है, जिसने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया था। बाद में लॉर्ड मैकॉले ने 1835 की अपनी रिपोर्ट में देश के मूल निवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाए जाने के प्रयासों की वकालत की थी। 1854 के सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की उचित ढंग से योजना बनाने की सिफारिश करी थी। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई। इसके बाद 1857 में कलकत्ता,
बॉम्बे, अब जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और मद्रास विश्वविद्यालय तथा बाद में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा। तो मित्रों, स्वतंत्र 1947 में आजाद होने के बाद में भारत में शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम कोई कमीशन बनाया गया, तो वो था 1948 का विश्वविद्यालय कमीशन, अथवा उसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, तो उसको हम राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1948-49 में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गुवाहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्नाटक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्व भारती, बिहार, श्री वेंकटेश्वर, यादवपुर, वल्लभ भाई, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, विक्रम, संस्कृत विश्वविद्यालय आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्व भारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, विद्या भवन, महिला विश्व क्षेत्र में प्रशंसनीय वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय और प्रयोग रहे हैं। समय समय पर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक सार्थक प्रयास किए गए हैं और अनेक योजनाएं शुरू की गई थी। वर्तमान समय की बात करें तो MHRD के आंकड़ों के अनुसार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। हालांकि इस बड़े आंकड़े से देश की उच्चतर शिक्षा की स्थिति का आकलन करना शायद नाइंसाफी होगी, क्योंकि MHRD का ही अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण बताता है कि 18 से 23 वर्ष के मात्र 25.8% छात्र ही उच्चतर शिक्षा के लिए पंजीकृत हो पाते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा लेके जो छात्र बाहर निकलते हैं उसमें से 25.8% यानी कि एक चौथाई छात्र ही उच्चतर शिक्षा में दाखिला लेते हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक चिंता की बात है। 2019 की सुप्रसिद्ध QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में केवल 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त हुआ था। यह हमारी उच्च शिक्षा की एक झलक है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उच्चतर शिक्षा में काफी कुछ करने का अवसर है और जिसको करना जरूरी भी है। अब हम हमारे विषयों को समझने के लिए, विषय पर प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले हम असमानता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसकी प्रकृति क्या है और उसके रूप क्या है। तो मित्रों, असमानता के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जहां समानता नहीं होती है उसे सामान्य अर्थ में असमान कह सकते हैं। जिसमें वर्गीकरण होता है, जिसमें भेदभाव होता है, वह सब असमानता ही है। तो असमानता कितने प्रकार की होती है? मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। प्राकृतिक की बात करें तो भौगोलिक असमानता कैसी होती है? तो मित्रों, पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के भौगोलिक विस्तार है। कहीं पर्वतीय प्रदेश, कहीं रेगिस्तान, कहीं मैदानी, कहीं पठार, कहीं समुद्र तट,
वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके कारण भौगोलिक असमानताओं के कारण जनसंख्या वितरण में, मानव शरीर के कद काठी में और वर्ण में असमानता देखने को मिलती है। जैसे ऊंचे लोग, कम ऊंचाई के लोग, वर्ण के हिसाब से देखें तो गोरे लोग, श्वेत, अश्वेत, गेरुआ रंग के, ये अनेक प्रकार की असमानताएं हमको देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार है प्राकृतिक का, वो है जैविक। तो जैविक को हम देखें मुख्य प्रकार से तो हम मानव शरीर की बात करें तो दो प्रकार की जैविक असमानताएं देखने को मिलती है। जैसे स्त्रियों और पुरुषों की क्षमताओं में बहुत अंतर होता है और पुरुष हर क्षेत्र में स्त्रियों से मुकाबले शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो स्त्रियां भावात्मक रूप से मजबूत होती है। ये जैविक असमानताएं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवहार को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों के अंतर्गत आनुवंशिक कारक, गुणसूत्रों की अक्रिया, मस्तिष्क या अंतःस्रावी ग्रंथियों की अक्रिया जो असामान्य व्यवहार का कारण बनते हैं। अब मुख्य दूसरा प्रकार असमानता का है मानव निर्मित, जो मानवों के द्वारा वर्गीकरण अथवा भेदभाव अथवा असमानता बनाई गई है। तो पहली है धार्मिक। तो धार्मिक किसे कहते हैं? मित्रों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी देश है, जितने भी लोग हैं, उनकी कुछ धार्मिक परंपराएं होती है। जैसे हम हमारे देश की बात करें तो सदियों से चली आ रही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, यह एक धार्मिक असमानता है। जैसे मंदिर में, मस्जिद में, मजार में, अग्यारी वगैरह जगहों पर महिलाओं के प्रवेश की पाबंदी, यह धार्मिक असमानता है। दूसरा है सामूहिक, है ना। तो समूह या समाज के भीतर विभिन्न सामाजिक पदों या स्थितियों के लिए असमान अवसरों और पुरस्कारों के अस्तित्व की विशेषता है ना। हम देख सकते हैं हमारे समाज में कितने प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, कितने प्रकार के भेदभाव होते हैं। और उसमें सामूहिक में भी मुख्य रूप से देखें तो सामाजिक, आर्थिक, उच्च सामाजिक, मध्यम सामाजिक, निम्न सामाजिक। आर्थिक रूप से देखें तो भी उच्च आर्थिक समृद्ध, मध्यम आर्थिक स्थिति वाले और निम्न आर्थिक समृद्धि वाले। भाषा के रूप में भी हम असमानताएं देख सकते हैं। सदियों से हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश भाषा के बारे में उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच में एक विवाद चला आ रहा है। और धर्म के बारे में सभी धर्म के लोग कट्टर लोग होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और इसीलिए धार्मिक असमानताएं, धर्म की असमानताएं भी देखने को मिलती है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी वगैरह। फिर है सामूहिक असमानता में तीसरा प्रकार है जातीय। अगर हम किसी एक धर्म की बात करें तो वो धर्म भी अनेक जातियों में बटा हुआ है, और हर जाति में कुछ लोगों में यह एक स्वभाव होता है, कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और इसके कारण भी असमानता देखने को मिलती है। आज भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग अपने आप को हमारा व्यवसाय यही है और इसी के लिए हमने जन्म लिया है, इस प्रकार की मान्यता अथवा विचार रखते हैं। और सामूहिक असमानता का अंतिम प्रकार है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। मनोवैज्ञानिक प्रकार जो मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, यानी असामान्य व्यवहार जो उत्पन्न होता है हमारे मन में, उसे हम मनोवैज्ञानिक असमानता के रूप में देख सकते हैं। ओके मित्रों, तो ये है असमानता, और इन असमानताओं के कारण जरूरी हो गया है
उच्च शिक्षा में समता और समावेशन। अगर हम इन असमानता को दूर नहीं करेंगे, एक समावेशन समाज अथवा समावेशन उच्च शिक्षा का समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तो हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। और इस विकसित राष्ट्र बनने के लिए इन असमानताओं को दूर करना। हाँ तो मित्रों, आज का हमारा विषय उच्च शिक्षा में समता और समावेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। इसमें से भाग 2 उच्चतर शिक्षा में आज के विषय उच्च शिक्षा में समता और समावेशन को अध्याय क्रम 14 में समाविष्ट कर इस पर बल दिया गया है। अपने विषय के अंदर 2 मुख्य कीवर्ड है, समता और समावेशन। तो इसकी अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले समता की अवधारणा। तो इक्विटी is fair access to livelihood, education, participation in social, cultural, political affairs of the community और सोसाइटी। यानी समता को हम आजीविका, शिक्षा, समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मामलों में भागीदारी के लिए उचित पहुंच मानते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है, इन हायर एजुकेशन इक्विटी रिफर्स टू एंश्योरिंग दैट ईच स्टूडेंट्स रिव्यूज व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल थ्रू द इंटरनेशनल डिजाइन ऑफ द कॉलेज एक्सपीरियंस। यानी उच्च शिक्षा में समता पर सुनिश्चित करने के लिए संदर्भित करता है कि प्रत्येक छात्र कॉलेज के अनुभवों का इरादा पूर्वक रचना के द्वारा सफल होने की जरूरत है। यानी कि समता का अर्थ होता है औचित्य का सिद्धांत। समता शैक्षिक प्रतिरूपों, कार्यक्रमों तथा रणनीतियों के विविध प्रकारों की ओर इंगित करता है, जो उचित हो सकता है परंतु आवश्यक रूप से समान नहीं। शिक्षा में समता यह शिक्षा में उपलब्धि, सफलता, नियोजन तथा अवसरों की युक्ति है। प्रायः समता का प्रयोग समानता से संबंधित सिद्धांत के समानार्थी किया जाता है। यदि समता एक प्रक्रिया है, तब समानता इसका परिणाम है, ऐसा हम मान सकते हैं। यानी कि समता और समानता दोनों में अंतर है, जिसको हम अगली स्लाइड में एक चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। समता को हिस्सेदारी, न्याय संगतता, निष्पक्षता आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी सबकी भागीदारी, सबके साथ में न्याय और निष्पक्षता। अब समता और समानता को समझने के लिए, क्योंकि प्रायः हम दोनों शब्दों को समानार्थी के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु दोनों में अंतर है, जो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखो मित्रों, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, एक है इक्वालिटी का और एक है इक्विटी का। कोई स्टेडियम में मैच चल रहा है और बाहर दीवार के पास में 3 बच्चे हैं, उस मैच को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इक्वालिटी में देख लो, समानता है, यानी सबको समान अवसर दिया गया है, सबको एक स्टेज दिया गया है, सबको एक स्टेज दिया गया है समान ऊंचाई का। तो जो बड़ा बालक है वो आराम से मैच देख रहा है, उससे छोटा है वो जैसे तैसे करके देख रहा है, जबकि सबसे छोटा बालक है वो समान अवसर होने के बाद में भी मैच नहीं देख रहा है। जबकि एक दूसरा चित्र है कंपैरेटिवली, वो इक्विटी का है। उसमें हम देख सकते हैं जिसको जितनी जरूरत है उसको
उतनी सहायता दी गई है। छोटे बच्चे को 2 स्टेज दिए गए हैं और उससे बड़े को 1 स्टेज। और फिर हम ऊंचाई देख सकते हैं, तीनों बालक आनंद के साथ, खुशी के साथ मैच देख सकते हैं। एक और चित्र देखेंगे, वो भी वही है। इसमें थोड़ा अंतर यह है कि इसमें एक बच्चे को अपाहिज दिखाया गया है। तो पहले चित्र में इक्वालिटी में देख सकते हैं कि एक बड़ा बालक है, वो आराम से देख रहा है, उससे छोटी बालिका है, वो भी जैसे तैसे करके मैच को करकोटा पकड़ के देख रही है। जबकि अपाहिज बालक है, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास वो स्टेज है, उसको दिया गया अवसर है, परंतु वो है व्हील चेयर पे, तो वो उसको नहीं देख सकता है। उसके समानांतर उसी का कंपैरेटिवली जो दूसरा चित्र है, उसको हम देख सकते हैं कि छोटा जो जिसको जितनी जरूरत है उसको ऐसी सहाय दी गई है। जैसे बालिका को 2 स्टेज दिए गए हैं और जो अपाहिज बालक है, जो दिव्यांग बालक है, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की गई है और तीनों बालक अच्छी तरह से मैच देख रहे हैं। तो मित्रों, यह है समता। तो हमको हमारे समाज को समान अवसर उपलब्ध कराने की बजाय जिसको जो जरूरत है, जिसको जैसी जरूरत है, उसी प्रकार की सहाय उपलब्ध कराए, तो हम एक अच्छा समाज यानी इक्विटी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसको अपनी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान किए जाए। अब हम इंक्लूजन, समावेशन की अवधारणा को समझेंगे। समावेशन क्या है? तो द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज विद द जनरल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, यानी कि सामान्य छात्रों के साथ दिव्यांग छात्रों को शामिल करना, इसे हम इंक्लूजन कह सकते हैं। यानी सभी एक ही वर्ग में, एक ही कक्षा में, जिसको जैसी जरूरत है उसी हिसाब से सहायता देके पढ़ाने की बात की गई है। इंक्लूजन रिफर्स टू a variety of integration approaches, but the goal is to blend special education students into the traditional classroom। यानी परंपरागत क्लासरूम में ये दिव्यांग बालकों को सामान्य छात्रों के साथ में शिक्षा देनी, जो अलग अलग एकीकरण का दृष्टिकोण देता है, परंतु इसका मुख्य ध्येय होता है वो विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों को परंपरागत वर्गखंड में शामिल करना है। तीसरा अर्थ है इसका, द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग स्टूडेंट्स विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम एंड प्रोवाइडिंग देम विद सर्टेन अकोमोडेशन, यानी जिसको जैसी जरूरत है ऐसी सहायता प्राप्त करना और सामान्य वर्गखंड में सामान्य छात्रों के साथ में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात की गई है। एक और व्याख्या है, the idea that everyone should be able to use the same facilities, take part in the same activities and enjoy the same experiences, including people who have a disability or other disadvantage। यानी जिस प्रकार की दिव्यांगता हो, जिस प्रकार की अक्षमता हो, उसको ध्यान में रख के उस दिव्यांगता को, उस अक्षमता को कम करने हेतु सहाय करने की बात इसमें करी गई है। ये व्याख्या है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा दी गई है। यानी कि इंक्लूजन मेकिंग द मिक्स वर्क, इंक्लूजन इंक्रीज रिटेंशन एंड फैसिलिटेट टीम वर्क। तो इंक्लूजन से ये आउटपुट मिलता है। अब आगे देखेंगे, समानता शब्द का अर्थ संतुलन, समरूपता और एकरूपता है। यह सभी तरह से समान। प्रायः समता का प्रयोग समानता से संबंधित सिद्धांत के समानार्थी किया जाता है। यह सर्वविदित है कि यदि समता एक प्रक्रिया है
तब समानता इसका परिणाम है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। यानी किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का भेदभाव किसी भी बालक के साथ में नहीं होना चाहिए। इन सब भेदभावों से ऊपर उठकर मानव समाज का अभिन्न अंग मानकर उसको भ्रातृत्व भाव के साथ में अवसर देकर शिक्षा प्रदान करने की बात इंक्लूजन के अंदर की जाती है। अब हम इंक्लूजन को 2-3 चित्रों के माध्यम से देखेंगे। देखो, ये एक सामान्य वर्गखंड है जिसमें सभी बालक खुशी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें 2 दिव्यांग बालक है जिनमें चक्षु शक्ति नहीं है, तो उनके लिए पढ़ने की ब्रेन लिपि की किताब भी है। वो अंगुलियों से वो बालक कितनी खुशी के साथ सबके साथ बैठकर पढ़ रहा है। दूसरा चित्र है, इसमें भी हम समझ सकते हैं, ये है इंक्लूजन। तीसरा है, तीसरे में भी एक चक्षु दृष्टि से अक्षम बालिका समान परंपरागत वर्गखंड में सबके साथ में मिलकर पढ़ रही है। तो ये तो हुआ इक्विटी और इंक्लूजन यानी समता और समावेशन की अवधारणाएं। अब हम देखते हैं व्हाई इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, क्यों जरूरी है। उच्च शिक्षा में इक्विटी और इंक्लूजन क्यों जरूरी है, तो इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग शारीरिक कद काठी के प्राणी उपस्थित है। कोई छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है, परंतु सामने एक व्यक्ति है जो इनको कुछ खाना खिलाने के लिए आया हुआ है और वो कहता है इट्स फेयर एवरीवन गेट्स एन इक्वल अमाउंट। तो देखो मित्रों, कम शरीर वाला, छोटे शरीर वाला, उसके लिए तो यह जो नाप उसके पास में है वो पर्याप्त हो सकता है, परंतु जो बड़े शरीर वाले हैं उनके लिए ये पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। तो बड़े शरीर वाले प्राणियों की मुखाकृति से भी हम समझ सकते हैं और इसीलिए सबको अपनी क्षमता के अनुसार सहाय मिले, जरूरी चीजें मिले, तो सभी खुशी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसीलिए उच्च शिक्षा में इक्विटी और इंक्लूजन जरूरी है, क्योंकि सबको आज दिन तक हमारे देश में समान अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं। आज भी परिस्थिति यही है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों में से सिर्फ 25% लोग ही उच्च शिक्षा में पंजीकृत हो पाते हैं। एक दूसरे चित्र के माध्यम से वापस देखेंगे। देखो, यहाँ भी शिक्षा प्रणाली पर एक करारा तमाचा है। अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, हाथी है, पेंगुइन है, बंदर है, मछली है, कुत्ता है, और इन सब के लिए सामने बैठे आदमी ने एक ही शर्त रखी है प्रवेश के लिए, फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब द ट्री। अब ये कैसे मुमकिन है? हाथी कैसे पेड़ पे चढ़ सकता है? मछली कैसे पेड़ पे चढ़ सकती है? पेंगुइन कैसे चढ़ सकता है? तो इस प्रकार की जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा में इक्विटी एंड इंक्लूजन बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा में समता और समावेशन। मित्रों, एक भारत श्रेष्ठ भारत या सबका साथ सबका विकास का विचार तभी सार्थक है जब उच्च शिक्षा का एक समावेशी ढांचा देश के अंदर आम सहमति से विकसित किया जाएगा। हम बात तो करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास और अब तो सबका प्रयास। तो ये सबका प्रयास होगा, सबके अंदर इस प्रकार की भावना होगी और तभी हम उच्च शिक्षा में समता और समावेशन ला सकते हैं। तो उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने की जरूरत है। देश में असाधारण प्रतिभा मौजूद है और हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अवसरों की कमी के कारण इस प्रतिभा को निष्क्रिय नहीं छोड़ सकते। हमें अपनी जनसंख्या के वंचित तबकों, महिलाओं और दिव्यांगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा के विस्तार की रणनीति के केंद्र में रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो 25.8% का जो एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में है, उसमें भी देखे जाए तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों में भी सामान्य जो दिव्यांग नहीं है, जो स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सबके सभी अंग अच्छी तरह से कार्यरत है, वैसे है। और उसमें भी जो अगड़ी जातियां कही जाती है, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और इसीलिए वंचित तबकों में से, महिलाओं में से और दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में जोड़ने के लिए जो विस्तार की रणनीति अपनाई जाती है, वो उनको ध्यान में रखकर अपनाई जाए। उच्च शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति SCDGs यानी सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड ग्रुप, जिसे हम सामाजिक आर्थिक वंचित समूह के नाम से जानते हैं, पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करती है। क्योंकि मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि किसी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने विकास किया है, जो विकसित है, उसके बेस में जाए, उसके मूल में जाए तो वहां पे शिक्षा ही मिलेगी। और नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, एजुकेशन इज द वेपन विच कैन चेंज द सोसाइटी। और हमको सोसाइटी को बदलने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को एक हथियार के तौर पे अपनाना पड़ेगा। और जब शिक्षा को एक हथियार के रूप में अपनाएंगे, तब उस हथियार में सबका प्रवेश, सबको शिक्षा मिले, यह भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में जिनको शिक्षा नहीं मिली है, उनका जीवन हम देख सकते हैं, और जो अच्छी शिक्षा लेके बाहर निकले हैं, उनका जीवन भी हम देख सकते हैं। तो सब अच्छी तरह से जी सके, अपनी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना सके, इसीलिए उच्च शिक्षा में समता और समावेशन जरूरी हो गया है। डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से SCDGs के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा प्रणाली में समान है। यानी कि विद्यालयी शिक्षा प्रणाली यानी 1 से 12वीं तक और उच्च शिक्षा प्रणाली 12वीं के बाद तक। हमारे देश में काफी अपव्यय देखने को मिलता है। बालक कुछ स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, फिर वहां से उठ जाते हैं। तो प्राथमिक में और विद्यालयी शिक्षा में जो कारण है, वही भी उच्च शिक्षा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में समता,
समानता और समावेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। यानी कि उच्च शिक्षा में समता और समानता लाने के लिए इसकी पहल, इसकी शुरुआत स्कूली शिक्षा से करने चाहिए। क्योंकि अगर स्कूली शिक्षा में ये वंचित ग्रुप है, इनको प्रवेश नहीं मिला, वो स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो सीधा उच्च शिक्षा में प्रवेश मुश्किल है। तो उच्च शिक्षा में समावेशन से पहले, उच्च शिक्षा में समता से पहले, विद्यालयी शिक्षा में समता और समानता को सुनिश्चित करना जरूरी है। और विद्यालयी शिक्षा से ही सबको अच्छी शिक्षा दिलाकर फिर उच्च शिक्षा में भी उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और इसके लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारों को भी विशेष एक समान दृष्टिकोण के साथ में कार्य करना चाहिए। इन समूहों के बाहर हो जाने के से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों है तथा उच्च शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जड़ें बहुत गहरी है। इन्हें उच्च शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पहलू है, कौन कौन से कारण है, वो हम देखेंगे। यानी कि मित्रों, उच्च शिक्षा में जो पंजीकरण कम है, जो सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव है, वो हम अब देख रहे हैं। तो उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ है, उच्च शिक्षा की संस्थाएं कहाँ है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से क्या मिलेगा, जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा, क्या क्या रोजगार मिल सकते हैं, ये सब जानकारियां है, इसका अभाव भी लोगों में देखने को मिलता है। इसके कारण भी जो पंजीकरण है वो उच्च शिक्षा में कम है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, यानी काफी बार अपन को देखने को मिलता है, खासकर विशेषकर वंचित संप्रदायों में, वंचित समूहों में, कि उनके रोजगारी का अवसर होता है, आजीविका का साधन होता है, वो मजदूरी होती है। और परिणाम स्वरूप वो लोग अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से, उच्च शिक्षा से नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये पढ़ने गया या ये पढ़ने गई तो हमारी आमदनी में कटौती होगी और जिससे हमारा एक सामान्य जीवन है वो उसमें कुछ कमी आ सकती है। आर्थिक बाधाएं, यानी ये वंचित समूह है, वो आर्थिक रूप से देखा जाए तो मध्यम वर्ग से निम्न से नीचे निम्न वर्ग में आते हैं, यानी जिसे हम गरीब परिवार कह सकते हैं। और इन गरीब परिवारों के लिए, उनके बालकों के लिए उच्च शिक्षा में दाखिला देना, उच्च शिक्षा की फीस भरना, उच्च शिक्षा के लिए और बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके बालकों के लिए करना मुश्किल है, क्योंकि एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, सिर्फ खाना पीना और एक सामान्य मकान में जीवन बसेरा। इसीलिए वो आज हम देख सकते हैं कि अनेक जगह पे निजीकरण की कॉलेजें है, उच्च शिक्षण की संस्थाएं हैं, जिनमें फीस काफी उच्च होती है और जिसका वहन ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आर्थिक बाधाएं भी एक कारण है जिसके कारण उच्च शिक्षा में दाखिलों की कमी नजर आती है। फिर प्रवेश प्रक्रियाएं, भौगोलिक बाधाएं, हम देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अथवा अलग अलग राज्यों में प्रवेश प्रक्रियाएं भी अलग अलग है। काफी जगह मेरिट बेस पे होता है,
तो काफी जगह पे प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाती है। इसके साथ ही भौगोलिक बाधाएं, उच्च शिक्षा में विशेषकर विशेष कोर्सों के लिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं की कमी नजर आती है। अब गरीब परिवार का बालक अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करे, यह कैसे मुमकिन है? रेगिस्तान विस्तार के बालक को बाहर जाके अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना कैसे संभव हो पाता है? वैसे ही ये भौगोलिक बाधाओं के कारण भी उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन कम है। फिर भाषाई अवरोध, भाषाई अवरोध के कारण भी उच्च शिक्षा में समता और समावेशन का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ग्राम्य स्तर पर उनकी जो मातृभाषा होती है उसी भाषा में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी में व्यवहार करते हैं, और अपनी प्राथमिक अथवा विद्यालय शिक्षा है वो अपने स्टेट की जो भाषा होती है उसी में वो प्राप्त करते हैं। परंतु उच्च शिक्षा में आगे जाके भाषा बदलती है, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो अनेक कोर्सों में ये अनिवार्य होती है हिंदी और अंग्रेजी। तो इसके कारण भी काफी बालक संकोच अनुभव करते हैं और प्रवेश से वंचित रहते हैं। फिर बहुत अधिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित रोजगार क्षमता। आज हमारे देश में जितने उच्च शिक्षा के कार्यक्रम है, जितने प्रोग्राम्स है, उसको प्राप्त करने के बाद में रोजगार सुनिश्चित नहीं है। सबको रोजगार मिल जाए यह एंश्योर नहीं है, और इसी वजह से लोगों में एक मानसिकता पनप गई है कि पढ़ के भी क्या होने वाला है, पढ़ के क्यों खर्च करे टाइम, पढ़ के पैसे क्यों बर्बाद करे। और इस प्रकार के विचार के कारण अथवा तो इस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों के कारण भी उच्च शिक्षा में पंजीकरण काफी कम है, बालक उत्साह नहीं रखते हैं। फिर विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियां, यानी आज जो लोग सफल हैं उनके पीछे कहीं न कहीं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक अहम भूमिका रही है। हमारे सबके साथ में भी यही हुआ है, हमको भी जहाँ पे जरूरत हुई वहाँ पे एक अच्छा मार्गदर्शन मिला, और परिणाम स्वरूप आज हम सब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो बालकों के लिए भी आज जो उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक विद्यार्थी है, उनके लिए भी एक ऐसा तंत्र होना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनकी चुनौतियों को सॉल्व करे, है ना। चुनौतियों से तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये कारण है जिसके कारण उच्च शिक्षा में समता और समावेशन जरूरी है, और इन कारणों को अगर हम दूर कर पाए तो निश्चित उच्च शिक्षा में पंजीकरण भी बढ़ेगा और एक अच्छा समाज का निर्माण भी हम कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि सरकारों और उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा उच्च शिक्षा को विशिष्ट बनाने वाले कदम इस प्रकार है। यानी आगे जो अपन ने जो कारण देखे उच्च शिक्षा में जो पंजीकरण की कमी है, अथवा तो जितने बालक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें से 1/4 बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं, उसका कारण क्या है? तो उस कारणों को दूर करने के लिए सरकारों द्वारा और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सरकार द्वारा लिए जाने वाले कदम तो पहला है SEDGS की शिक्षा के लिए वर्षवार समुचित सरकारी निधि का उपलब्ध कराना, है ना। ये वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थी है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो निजी शिक्षा संस्थाओं में
वो प्रवेश नहीं ले सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों को के लिए सरकार श्री द्वारा ऐसी सरकारी संस्थाएं उपलब्ध करवानी चाहिए और हर साल बजट में ऐसे वंचित तबकों के उच्च शिक्षा के लिए एक सरकारी निधि का प्रावधान करना चाहिए और समय समय से वह निधि है जो सरकारी अनुदान है वो संस्थाओं तक, संस्थाओं के कर्मचारियों तक पहुंचे, यह भी उनको देखना चाहिए। काफी बार बजट के अभाव में भी काफी काम अटक जाते हैं। दूसरा है उच्चतर जीईआर तथा एससीडीजीएस के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है तथा वंचित तबकों के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना है ना। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ेगा? वंचित बालकों को, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को प्रवेश देकर। तो उसके लिए सरकार को सबसे पहले हेतु निर्धारित करने हैं, उसके गोल निर्धारित करने हैं कि क्या क्या गोल होने चाहिए कि उच्च शिक्षा में जीईआर बढ़ाना है और जीईआर में खास करके ऐसे बालकों को जोड़ना है जो आज तक उच्च शिक्षा से वंचित है, उसके लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना। फिर उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना। वंचित समूह में हमने आगे देखा कि महिलाएं भी आती है, दिव्यांग भी आते हैं, पुरुषों की अथवा तो पुरुषों की प्रधानता आज दिन तक तो देखने को मिलती है, परंतु लैंगिक संतुलन के द्वारा यानी महिलाओं के उच्च शिक्षा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, विशेष सहायता दी जानी चाहिए, विशेष छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, उनको प्रवेश में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो लैंगिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह सरकारें लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देके ग्रोस जीईआर को बढ़ा सकती है। फिर विकास की ओर उन्मुख जिलों एवं विशेष शिक्षा क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके एससीडीजीएस की पहुंच बढ़ाना, यानी हमारे देश में अनेक राज्य है, उन राज्यों में हम जानते हैं कि काफी राज्य है वो विकसित राज्य है, काफी राज्य विकासशील है और काफी विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। ऐसे हर राज्य में जिलों की स्थिति होती है, कुछ जिले होते हैं काफी विकसित होते हैं, कुछ विकासशील होते हैं, कुछ अविकसित होते हैं। तो जो जिले, जिस राज्य में जो जिले विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील है, ऐसे जिलों में ऐसे जिलों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए और वहां के वंचित समूहों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षण की संस्थानें मिल रहे यह सुविधा करनी चाहिए, यानी कि विकासशील जिलों में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनको शुरू करने की बात इसमें की गई है। फिर स्थानीय भारतीय भाषाओं या द्विभाषी में पढ़ाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास और समर्थन करना, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, जिसे हम मातृभाषा कह सकते हैं वो, अथवा तो भारतीय भाषा, तो स्थानीय भाषाएं भी भारतीय भाषा में आएगी, या द्विभाषी अथवा दोनों की सहायता से जो पढ़ाने का काम करती है, ऐसी उच्च शिक्षा की संस्थाओं का विकास करना और उनको समर्थन देने की बात इसमें की गई है, जिससे भाषाई अवरोध बालकों का है वो दूर किया जा सकता है। अब इसके बाद सार्वजनिक और निजी
दोनों ही तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में एससीडीजीएस को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना, यानी अपन ने समता के चित्र में देखा था वही बात इसमें लागू होती है। यानी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अथवा निजी शिक्षण संस्थानों में, किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान हो, अगर उसमें वंचित समूह के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है तो सामान्य जो सरकार की जो समानता आधारित छात्रवृत्ति की जो योजनाएं है उनसे अधिक वित्तीय सहायता इन वंचित समूह के वंचित तबकों के बालकों को देनी चाहिए, जिससे वो अपनी आर्थिक अवरोध को दूर कर सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद एससीडीजीएस के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति पर बढ़ चढ़कर कार्यक्रम आयोजित करना, यानी आगे हमने देखा कि काफी बार यह देखने को मिलता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं वंचित समूह के बालक, परंतु उनके बीच जानकारी का अभाव होता है। तो सरकार की सहायता देने वाली जो योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति देना वगैरह, उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जाए और सामान्य जन तक, यानी वंचित समूह के जो भी बालक है उन सब तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सरकार इस प्रकार की सहायता देती है। तो इससे भी वंचित समूह के बालक है वो आकर्षित होंगे और उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे। इसके बाद बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का विकास और समर्थन करना। आज के टेक्नोलॉजी के युग में अब परंपरागत वर्गखंडों में सीखना पर्याप्त नहीं है। आज अनेक प्रकार के अधिगम के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और इनका उपयोग करना, उसको बढ़ावा देना वगैरह, जिससे बालक अपने घर से भी सेल्फ लर्निंग कर सके और उनकी भागीदारी है वो बढ़े। अब ये उपर्युक्त जो उपाय थे वो सरकार द्वारा उठाए जाने वाले थे। अब उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अवसर, लागत और शुल्क को कम करना है ना। अभी जो उच्च शिक्षा के संस्थानों में जो पैसे लगते हैं अथवा जो फीस है उसको कम करना। अगर उच्च शिक्षण की संस्थाएं फीस कम करेगी तो स्वतः ही हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट है वो बढ़ेगा। इसके बाद सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना, यानी वंचित तबके से आए हुए जो बालक है उनको सामान्य छात्रवृत्ति से ज्यादा, यानी जो वंचित है उसको ज्यादा छात्रवृत्ति प्रदान की जाए तो वो अपना उच्च शिक्षा आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके बाद उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति संबंधित जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना। वही बात जो सरकार के द्वारा भी की गई पहल में थी, सरकार के द्वारा उठाए गए वाले कदमों में थी, वही उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा उठाए जाने वाले कदम में भी आती है। यानी छात्रवृत्ति की योजना है अथवा तो हॉस्टल की कोई योजना है, ऐसी जो योजनाएं है वो वंचित तबके के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने की बात की गई है और इस बात को पहुंचाने के लिए ये उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे सभी वंचित तबके के बालक है वो उससे परिचित हो सके। अब प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना है। इसका मतलब होता है
प्रवेश प्रक्रियाओं में फ्लेक्सिबिलिटी लाना यानी लवचिकता लाना। अपन ने आगे एक चित्र में देखा कि पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया है और जो पेड़ पे चढ़ेगा वही प्रवेश के योग्य होगा, जबकि उसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षमताओं के प्राणी हैं। तो प्रवेश देने के लिए भी ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि बालक की जिस प्रकार की क्षमता हो उस क्षमता का मापन हो, उस क्षमता का परीक्षण हो और उसके आधार पर उसको प्रवेश दिया जाना चाहिए, यानी इंक्लूसिव बनाना चाहिए। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। अब अलग अलग क्षमताओं के बालक है तो उनकी क्षमताओं को पोष सके, उनका पोषण कर सके, वो उसमें से कुछ सीख सके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय होने चाहिए, विषयों में ऐसे बिंदु होने चाहिए जिससे सबको यह लगे कि मैं कुछ सीख रहा हूं, ये सीखने के बाद में मैं कुछ कर सकता हूं। और उसके बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना है ना। अभी उच्च शिक्षा के जो कार्यक्रम है वो इतने रोजगार परक नहीं है। जैसे देखे जाए तो आर्ट्स डिसिप्लिन में हम देख सकते हैं, आर्ट्स में रोजगार है, वो कौशल युक्त रोजगार है, वो सीमित है, यानी सबको जॉब नहीं मिल पाता है, सबको व्यवसाय नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो उच्च शिक्षा में है वैसे बनाने चाहिए जिससे उसमें से निकलने के बाद तुरंत ही विद्यार्थी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में जुड़ जाए, यानी कौशल्य विकास आधारित कार्यक्रम होने चाहिए। फिर भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री कार्यक्रम विकसित करना, यानी इंटरनेशनल भाषाओं में तो काफ़ी प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सिलेबस पाठ्यक्रम करिकुलम देखने को मिलते हैं, परंतु इन पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में विकसित करने की बात की गई है। एमबीबीएस है तो एमबीबीएस भी भारतीय भाषाओं में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, गुजराती में हो सकती है, मराठी में हो सकती है। ये एक उदाहरण है कि ऐसे कोर्स है उच्च शिक्षा के, इनको अपनी भारतीय भाषा में ढालने की बात की गई है। और नए नए और अधिक, क्योंकि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी जिस गति से विकसित हो रही है उसी गति से नए रोजगारों का भी सृजन हो रहा है। तो इन रोजगारों के लिए भी नए पाठ्यक्रम, नए प्रोग्राम विकसित किए जाए और वो सभी भारतीय भाषाओं में अथवा द्विभाषी भाषाओं में होने चाहिए। फिर सुनिश्चित करना कि सभी इमारतें और सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांग जनों के अनुकूल हो। हम जब समावेशन की बात करते हैं तब इसमें सभी प्रकार के वंचित विद्यार्थियों की समावेश करने की बात आती है। तो वंचित में कौन है? आर्थिक, सामाजिक आर्थिक वंचित, जिसमें SC ST OBC वगैरह आते हैं, फिर महिलाएं हैं, दिव्यांग बालक है वगैरह। तो अब दिव्यांग बालकों को उच्च शिक्षा के संस्थानों से जोड़ना है, उच्च शिक्षा में जोड़ना है, तो उनकी विशेष प्रकार की मर्यादाएं होती है। तो इन मर्यादाओं को दूर करने के लिए वो एक सामान्य विद्यार्थी की तरह क्लास में जाए, क्लास में बैठे, किसी की मदद न ले, आत्मनिर्भरता से कार्य करे। उसके लिए उसमें सभी संस्थानों में व्हील चेयर सुलभ है ना। तो संस्थान में आने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए रैंप हो, हर वर्गखंड में रैंप हो, उसके बैठने की विशेष व्यवस्थाएं हो, विशेष प्रकार के व्हीलचेयर सुलभ वॉशरूम हो, उसके पीने की व्यवस्था हो वगैरह वगैरह। ये सभी दिव्यांग जनों के अनुकूल ये इमारतें और वहाँ की सुविधाएं करने की बात इसमें की गई है। फिर वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम विकसित करना।
है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाके से जो बालक पढ़ते हैं और शहरी इलाकों से पढ़ते हैं उनके बीच में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो वंचित तबकों के बालक जो जैसे तैसे करके माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करके उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करके उच्च शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं अथवा जो उच्च शिक्षा में जुड़े हैं, उनके लिए इस गैप को फिल करने के लिए ऐसे ब्रिज कोर्स बनाने पड़े जिससे वो उच्च शिक्षा को सरलता के साथ होशियार विद्यार्थियों के साथ प्राप्त कर सके, जिसमें ब्रिज कोर्स में उनकी जो ज्ञान की जो अपूर्तता है उसकी पूर्तता हो सके। उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सभी विद्यार्थियों को सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना, यानी वही बात गाइडेंस एंड काउंसलिंग की गई है, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत मायने रखती है। काफी बार सही मार्गदर्शन व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर पहुंचा देता है, तो काफी बार मार्गदर्शन के अभाव में बालक सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और वो अपना जीवन को दुर्गति की तरफ मोड़ देते हैं। इसके लिए इनको शैक्षणिक सहायता के लिए मार्गदर्शन देने की बात इसमें की गई है। लिंग पहचान के मुद्दे पर शंकाएं, परामर्शदाता और छात्रों के संवेदीकरण सुनिश्चित करना और पाठ्यक्रम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं में इसका समावेश करना, है ना। यानी पुरुष और स्त्री, है ना, और ट्रांसजेंडर, इसमें जो वर्तमान समाज में एक प्रकार की जो मानसिकता है कि बेटियों को उच्च शिक्षा तक नहीं पढ़ाना चाहिए अथवा ट्रांसजेंडर के बारे में जो मान्यताएं है उसको दूर करने की बात की गई है और उसको दूर कर सभी को, संकाय को भी यानी फैकल्टी को भी, काउंसलर को भी और छात्रों को भी संवेदनशील बनाने की बात इसमें की गई है। और इसके लिए पाठ्यक्रम हो और उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें जहां जहां जरूरी है इसको समावेश करने की बात की गई है। इसके बाद सभी भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करना। आज उच्च शिक्षा में ऐसे प्रावधान है कि अगर किसी बालक के साथ में कोई भेदभाव होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, परंतु हम जानते हैं कि इन नियमों का कैसा पालन होता है। तो जो नियम है उन नियमों का कड़ाई के साथ में, सख्ती के साथ में पालन होना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ में भेदभाव करता है तो उसको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति किसी भेदभाव का भोगी न बन सके। आज भी यूनिवर्सिटी में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है ना, सजेशन बॉक्स होता है, इसी प्रकार के प्रावधान हैं जो ये सब कम करने के लिए, परंतु सख्ती से लागू करने की बात इसमें विशेष कही गई है क्योंकि पालन सख्ती से नहीं होता है। इसके बाद संस्थागत विकास योजनाएं विकसित करें जिसमें SCDGs की भागीदारी बढ़ाने पर कार्यवाही के लिए विशिष्ट योजनाएं उपरोक्त मदों सहित हो, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हो। आज के वीडियो लेक्चर के ये रेफरेंसेस है जिनका उपयोग किया गया है और अंत में आप सभी प्रतिभागियों को इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में मुझे मौका देने हेतु माननीय भरवाड़ सर और HRDC अहमदाबाद का भी शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू टू ऑल।